नमस्कार। सिनेमा की दुनिया के हमारे इस खास एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सिनेमा जो न सिर्फ हमारे समाज का आईना है, बल्कि समाज में जो प्रेरणादायक कहानियां होती हैं, वो भी लोगों के सामने पेश करता है। और इन्हीं कहानियों को लेकर आते हैं इनके फिल्म मेकर। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे ही गेस्ट मौजूद हैं जो समाज के जो सोशल इश्यूज हैं उनको लेकर वो न सिर्फ डॉक्यूमेंट्रीज बनाते हैं, उनकी डॉक्यूमेंट्रीज को सराहा जाता है, बल्कि कई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी ये डॉक्यूमेंट्रीज का प्रीमियर शो हो चुका है। धो लो धो लो का ये डॉक्यूमेंट्री मेकिंग और फोटोग्राफी के माध्यम से पर्यावरण और सामाजिक मुद्दों को उठाने वाले प्रणब एच आज अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। उनकी कला को राष्ट्रीय ही नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी न केवल बेहद लोकप्रियता मिली है, बल्कि बड़े अवार्ड से भी नवाजे गए हैं। इनमें 2009 में फ्रांस के कान में मिला सोनी विश्व फोटोग्राफी अवार्ड भी शामिल है। कभी एनजीओ वॉलंटियर के तौर पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों को लेकर काम करने वाले प्रणब एच आज अपनी फिल्मों और तस्वीरों के जरिए जागरूकता पैदा कर रही हैं। उनकी डॉक्यूमेंट्री फिल्में विश्व के 50 से अधिक फिल्म फेस्टिवल्स में न सिर्फ शामिल हुई हैं, बल्कि बेहद पसंद भी की गई हैं। वो अपनी पहली ही डॉक्यूमेंट्री फिल्म नंद मास्टर चटसल्ली से चर्चा में आए। ये डॉक्यूमेंट्री दरअसल शिक्षा की अलख जगाने वाले नंदा पृष्टि के जीवन पर आधारित है। ओडिशा के एक सुदूर गांव में रहने वाले 100 साल से अधिक के इस बुजुर्ग का पूरा जीवन मुफ्त शिक्षा का उजाला बांटने में बीता है। उन्होंने अपने जीवन का आधे से ज्यादा समय शिक्षा के लिए समर्पित कर दिया। धो लो का ये जिसका फल उन्हें 2021 में पद्मश्री के तौर पर मिला। वो पल बेहद भावनात्मक था कि जब उन्हें ये सम्मान हासिल हुआ और दुनिया ने उनका नाम सुना और जाना। श्री नंदा पृष्टि समाज सेवा। हमारे साथ प्रणब एच इस वक्त मौजूद हैं। जो फिल्म मेकर होता है उसका यही सपना होता है कि वो एक इंटरनेशनल फिल्म प्लेटफॉर्म तक पहुँचे और वहाँ पर अपनी जो उसकी जो मेकिंग है उसको प्रदर्शित करे, और आपको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला, तो कैसा आपका रिएक्शन रहा है? नंद मास्टरों का चाटसाली जो हमारी मेरी डेब्यूट फीचर फिल्म है, प्रोड्यूस्ड बाय अभयपति, तो उस फिल्म को हम इंटरनेशनल फोरम्स में प्लेस करने की बहुत कोशिश में लगे हुए थे। इस फिल्म को लेकर ऑब्वियसली एक बड़े शहर में मैं बैठ नहीं रहा हूँ, तो भुवनेश्वर से ऑपरेट करके वहाँ से मैं एफर्ट्स लगा रहा था कि कैसे फिल्म बड़े इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में वो करा जाए और अप्रिशिएट करा जाए। तो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी पूरी एक साल में, क्योंकि ये ऑब्वियस उस तरह का नैरेटिव फिल्म नहीं है। ये एक यूनिक फिल्म है और इसकी ट्रीटमेंट डॉक्यूमेंट्री ड्रामा है, तो इसकी ट्रीटमेंट भी थोड़ी हटके है फेस्टिवल से जनरली, और ना ही ये कमर्शियल में फिट होता है। तो उसके लिए एक अलग स्ट्रगल था, लेकिन ऑब्वियसली 6-8 मंथ्स के बाद अचानक से एक दिन बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से मेल आता है कि हम आपको बुसान प्लेटफॉर्म में इनवाइट कर रहे हैं, आप अपने बॉडी ऑफ वर्क के बारे में बात कीजिए। अब अपने फिल्म नंद मास्टर चाटसाली के बारे में भी बात कर सकते हैं, और आपको प्रोग्रामर से बड़े बड़े फेस्टिवल के प्रोग्रामर से हम मिलाएंगे आपको। आपकी नेक्स्ट फिल्म की पिचिंग के लिए, आप नेक्स्ट फिल्म की फ़ंड के लिए पिच कर सकते हैं, अपना आइडिया पिच कर सकते हैं।
रीजनल जगह पे रह के, भुवनेश्वर जैसे जगह में रह के, जो कि एक बहुत बड़ा कोई फिल्म सिटी है नहीं, वहाँ से रह के मैं वहाँ से आके अपनी फिल्म को लेके बुसान इंटरनेशनल फेस्टिवल, जो कि एशिया का लार्जेस्ट फिल्म फेस्टिवल है और वर्ल्ड का वन ऑफ द लार्जेस्ट फिल्म फेस्टिवल माना जाता है। प्रणब जी, आपका ये मानना है कि सिनेमा जो है वो बहुत ही अच्छा एक माध्यम है, न सिर्फ अपने कल्चर को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने का, बल्कि यहाँ की जो कहानियाँ हैं, प्रेरणादायक जो कहानियाँ हैं, उनको भी लेकर आप एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंचा रहे हैं। तो आपने रीजनल सिनेमा की बात की, किस तरह से आप बदलता हुआ देख रहे हैं रीजनल सिनेमा को आप? रीजनल सिनेमा की अगर बात हो जो अभी बदल रही है, और वो बहुत अच्छा हो रहा है, क्योंकि देखिए हम बड़े शहर में रह के बड़ी बड़े बिग बजट फिल्में बनाते हैं और मेन स्ट्रीम लैंग्वेजेस में बनाते हैं, तो उसमें एक सर्टन ग्लैमर हमको मिलता है, एक सर्टन अमाउंट ऑफ बजट होता है, एक फ्लोरिशमेंट होता है और थोड़ा कंपैरेटिवली कंफर्टेबल भी होता है। एक सिस्टम बनी होती है, आप उस सिस्टम में उतर जाओ तो आपको कुछ नहीं करना होता है, आप बस टैलेंटेड होने चाहिए, थोड़ा मेहनत करने वाले होने चाहिए, आपको धक्का मार के आपकी नैया पार हो जाएगी। लेकिन रीजनल सिनेमा में ऐसा कुछ नहीं होता। रीजनल सिनेमा में आप ही अपने गुरु बनते हो, आपको ही फिल्म को आगे ले जाना है, तो उसमें फिर कई कमियां होती हैं। बजट की कमियों की वजह से ये जो कंज्यूमराइज्ड वर्ल्ड है, जो पैसे से चलती है, तो इसमें जब आप एक रीजनल जगह पे जाके काम करते हो, सब रीजनल के लोगों का भी एस्पिरेशन होते हैं, वो भी चाहते हैं कि बड़ी गाड़ी में हम बड़ी गाड़ी चलाएं, अच्छा घर बनाएं, हमारे पास भी आईफोन हो। तो उस सिचुएशन में आप जब इंडिपेंडेंट फिल्में करते हो, चाहे वो आप इंडिपेंडेंट डॉक्यूमेंट्रीज रीजनल से लेके आते हो या कमर्शियल मतलब फिक्शन फिल्म भी लेके आते हो, लेकिन कहीं ना कहीं एक बजट का एक बहुत बड़ा स्ट्रगल रहता है और कहीं ना कहीं एक टेक्निकल एक्सपर्टीज़ का, क्योंकि जहाँ बजट नहीं है वहाँ लोग काम नहीं करेंगे, वो किसी और इंडस्ट्री में चले जाएंगे। तो पलायन बहुत होता है रीजनल इंडस्ट्री से आर्टिस्ट का। वो अक्सर या तो बॉम्बे चले आते हैं या हैदराबाद चले जाते हैं या कहीं बाहर के कंट्री में स्कोप ढूंढते हैं या सिनेमा ही छोड़ देते हैं। ज़्यादातर लोग तो सिनेमा छोड़ देते हैं। अच्छा। करना तो उसमें सस्टेन करना, लगे रहना, बनाना। तो ये भारत में एक नई OTT प्लेटफॉर्म आने के बाद, फिल्म फेस्टिवल्स और थोड़ा पब्लिसाइज होने के बाद, स्पेशली इंटरनेट जो भारत के गवर्नमेंट ने डिजिटल इंडिया का जो शुरुआत किया, डिजिटल इंडिया में जो इंटरनेट फ्री हुआ, मेरे ख्याल से वो रीजनल सिनेमा को भी बहुत बूस्ट किया। तो वो रीजनल सिनेमा का जो बूस्ट है वो कहीं ना कहीं डिजिटल इंडिया के बाद, आपके इंटरनेट फ्री होने के बाद वो शुरू हो चुका था। हमारी जो संस्कृति है वो ज़्यादातर डाइवर्सिटी की है, कई लैंग्वेजेस हैं, कई तरह के कल्चर्स का एक संगम है, तो कई तरह के रिलीजन्स का एक संगम है। तो ऑब्वियसली हम उसमें जो ये सारा जो संगम है वो आपको रीजनल सिनेमा में ज़्यादा मिलेगा। हाँ। आप स्टीरियोटाइप नहीं करोगे, आप कस्टमाइज नहीं करोगे, और ऑब्वियसली दुनिया भी इतनी तो अच्छी है कि आप अगर कुछ काम अच्छा करो, ये दुनिया में तो बहुत उसको केयर सराहना चल रहा है, मिलती बहुत है। लड़ाइयाँ चल रही जी। है, लेकिन उस बीच में भी हाँ। इतना अच्छे लोगों का अच्छे काम का स्कोप हमेशा होता है। हाँ, जैसे कि आपकी ये फिल्म थी नंदा मास्टर चटासल्ली, ये कान फिल्म फेस्टिवल में भारत पवेलियन, इंडियन पवेलियन में इसका प्रीमियर हुआ था। तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म आपको मिला कि वहाँ पर आपने अपनी इस फिल्म को दिखाया, प्रदर्शित किया और लोगों ने इसको सराहा, उसके बाद कितनी सराहना मिली। तो थोड़ा सा हम इस फिल्म के बारे में भी आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे कि नंदा पृष्टि जो हैं वो 104 साल के थे और 70 साल तक वो खुद कहते हैं अपना आप ही उन्होंने कि उन्होंने वहाँ पर जो सीनियर सिटीजन हैं उनको पढ़ाया, बच्चों को पढ़ाया, यानी कि कह सकते हैं कि वुमेन को भी पढ़ाया। हाँ। एक्चुअली क्या है, उनके जो वुमेन स्टूडेंट्स हैं सब शादी करके दूसरे गांव में चले गए और वो अक्सर वो थोड़े एज भी हो गए हैं, तो उनके फैमिली को एक्सेस करना और मिलना और शूट करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गया। हाँ। स्पेशली जब नंदा सर गुजर गए, हाँ। क्योंकि हमारे शूट के दौरान वो गुजर गए, तो स्टूडेंट्स का पता नहीं चला वो कहाँ हैं, क्योंकि वो उनके टाइम के भी बहुत, और हम थोड़े यंग वुमेन को नहीं शूट करना है। वो चाटसाली में हमने दिखाया है कि छोटे बच्चे जो हैं उसमें गर्ल्स बॉयज सब हैं, लेकिन कुछ उस टाइम भी नंदा सर ने काफ़ी कोशिश करी कि वुमेन को एजुकेट वो करें, और अक्सर वो विवाहित महिलाएं उनके पास नहीं आती थी क्योंकि वो गांव की बहू होती थी, लेकिन गांव की लड़कियों ने उनके पास पढ़ाई करी, फिर वो जाके कहीं और एजुकेशन उन्होंने स्प्रेड किया होगा। अच्छा, मैंने जो इस डॉक्यूमेंट्री को देखा तो मुझे एक चीज़ की बहुत ज़्यादा हैरानी हुई कि उनके पूरे सफ़र को, यानी कि आपने उनको दिखाया और ये अवार्ड मिलने की जो उनका पूरा प्रोसेस रहा कि वो गाड़ी में बैठ के गए और वहाँ उन्होंने उस अवार्ड को लिया, और एक काफ़ी भावनात्मक वो पल थे जब उनको अवार्ड मिल रहा था। तो ये पूरी यात्रा क्या आपने उनकी उसी के साथ साथ वो शुरू करी और फिर उनकी मतलब जो निधन हुआ
वो भी आपने दिखाया, उनकी अंतिम यात्रा भी आपने दिखाई, तो ये सब आपने कैसे किया? पहले तो एक आपका पुराना क्वेश्चन है, मैं उसका आंसर दे के इस पे आता हूँ। हाँ। तो पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा दो लोगों को, खास करके एक जो अपने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिन्होंने नंदा सर को इतना सराहाया और इनको पद्मश्री से नवाजा, और हमारी जो नंदा पृष्टि के डॉक्यूमेंट्री बायोग्राफी है, डॉक्यूमेंट्री ड्रामा बायोग्राफी है, जो फिल्म हमने बनाई नंदा सर पे के लाइफ पे, उस फिल्म को लेके भारत पवेलियन में कान फिल्म फेस्टिवल में प्रेजेंट किया, जिसकी वजह से एक ओडिशा को भी और इस फिल्म को भी और नंदा सर के कहानी को भी एक लाइमलाइट, एक पब्लिक में और उसका प्रचार हुआ। तो इसके लिए मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को थैंक्स कहूँगा, और मैं मेरे प्रोड्यूसर अभयपति जी को, जो एक जर्नलिस्ट हैं, तो उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगा। उन्होंने मुझे चुना, मैंने उनको नहीं चुना। उन्होंने कहा कि वो नंदा पृष्टि पे फिल्म बनाना चाहते हैं, और मैंने कहा कि मैंने ऑब्वियसली मैं मिलने गया उनके साथ, तो मैं मना नहीं कर पाया। ये दोनों सेक्शन को मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो फिल्मिंग के दौरान हमें लगा कि ये फिल्म की पोटेंशियल बहुत बड़ी है, और ये कहानी सिर्फ नंदा सर की आज की कहानी अगर हम दिखाते हैं तो ये कंप्लीट नहीं होगी। इनकी जो स्ट्रगल है, जो ये 70 साल का तपस्या है, और वो 70 साल से पहले जो 30 साल का कमल है, जो नंदा सर खिलने में लगे, वो कैसा था, तो वो उनके ट्रायल्स एंड ट्रिबुलेशंस, हमें लगा कि इसको एक्टर्स के ज़रिए दिखाना पड़ेगा, और तब जाके इसका पूरा जस्टिस, पूरी कहानी सामने आएगी। तो ये एक नेचुरली डॉक्यू ड्रामा बनते हुए नज़र आई। ये फिल्म में 99% लोग नॉन एक्टर्स हैं या फर्स्ट टाइमर्स हैं। अच्छा। तो ऐसे मतलब ये बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है सिनेमा में। लेकिन आपको इसके लिए कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी फेस करने पड़े होंगे, क्योंकि उन लोगों को तो कुछ नहीं पता है वहाँ पे, मतलब एक ऐसा रिमोट गांव है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा सुविधाओं का भी अभाव है वहाँ पे, तो वहाँ जाके बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा होगा आपके लिए। जी बिल्कुल, ये एक तरह का कहते हैं ना आखिरी गाँव, द लास्ट माइल विलेज। तो ये आखिरी गांव इसलिए है क्योंकि एक तो ये उड़ीसा के जाजपुर डिस्ट्रिक्ट के एक टाइम पे बहुत हैवी ट्राइबल जोन, और अभी बाद में माइनिंग हो गई, लेकिन अभी भी ट्राइबल आसपास बहुत हैं, तो ट्राइबल जोन के पास गांव है, और ये एक लोअर कास्ट विलेज है। हमारा जो कास्ट सिस्टम है कई जगह अनफॉर्चुनेटली उसका सफरिंग भी होता है। तो ये जो गांव है ये अपना एक तरह का लोअर कास्ट विलेज है, यहाँ ज़्यादा अपर कास्ट के लोग हैं नहीं। तो उसमें नंदा सर जो हैं ये लोअर कास्ट से एक ज्ञानी पंडित बने। तो ये एक अद्भुत कॉम्बिनेशन है, और इनकी जो स्पिरिचुअलिटी की नॉलेज है ये कई बड़े बड़े विद्वान को पीछे छोड़ जाएंगे, और ये बोस्ट भी नहीं करते, और ये कहते हैं कि भाई मुझे क्यों अवार्ड मिला, मैंने तो कोई बड़ा टॉप काम किया नहीं है। तो ये उनकी सिंप्लिसिटी, और ये आखिरी दम तक, और ये हर किसी को जो न्यूज़ करना है पहले मना करते हैं, ये सब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब हम उनको कन्विंस कर रहे थे, हम उनको रिक्वेस्ट कर रहे थे, तब वो हमको खुश करने के लिए उनने फिल्म करवाई, ना कि वो खुद को प्रोजेक्ट करना चाहते थे। वो उनको था कि उनको अवार्ड भी नहीं चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, वो ठीक है, आशीर्वाद दे दूंगा, मुझे अवार्ड नहीं चाहिए। जब उनको पद्मश्री मिला तो यकीनन आपको बहुत ज़्यादा खुशी हुई होगी, क्योंकि ये एक कलेक्टिव आप लोगों की मेहनत थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो पाया। उनकी खबरें जो है वो लोग उनकी ज़िंदगी के बारे में जान पाए, और उनकी जो पूरा संघर्ष रहा है उसके बारे में भी वो जान पाए। देखिए, पद्मश्री अवार्ड के लिए तो जिन्होंने उनको प्रेजेंट किया, उनका प्रपोजल दिया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे तो एग्जैक्टली नहीं पता चला, कई लोग क्लेम कर रहे थे, तो लेकिन जिन्होंने पद्मश्री दिया वो तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको तो ऑब्वियसली धन्यवाद, क्योंकि वो तो दे ही रहे थे। लेकिन आप उनके जो संघर्ष रहा और जो उनका ज़िंदगी का सफ़र रहा उसको लोगों के सामने डॉक्यूमेंट्री की शक्ल के अंदर लेकर आए हैं। मुझसे पहले मुझे लगता है कि मैं धन्यवाद देना चाहूँगा उन सारे जर्नलिस्ट को। हमने फिल्म में कई जर्नलिस्ट को दर्शाया है, इसीलिए ये एक ऑनेस्ट जर्नलिज्म को भी ये दिस फिल्म इज़ ऑल्सो, एक तो ये फिल्म एक ट्रिब्यूट है सारे गुरुओं को, टीचर्स को, जो पैसे को लालच सोच के नहीं पढ़ाते, एजुकेट करने के लिए सही मायने में पढ़ाते हैं और फ्री में पढ़ाते हैं, उनके लिए ट्रिब्यूट है, असली टीचर्स को ट्रिब्यूट है। दूसरा ये एक ट्रिब्यूट है जर्नलिज्म को, क्योंकि ऑनेस्ट जो जर्नलिस्ट रहता है वो दूर दराज में कहीं गांव में लास्ट माइल विलेज की कहानी ला के रखता है। और यहाँ तो एक कैंपेन की तरह जर्नलिस्टों ने आपस में कंपटीशन किया
कि ये नंदा सर की कहानी कैसे आगे जाए। हमें तो जर्नलिस्ट कहानी बनाने के बाद पता चला। ऑब्वियसली मेरे प्रोड्यूसर भी एक जर्नलिस्ट हैं, उनका इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। कई और जर्नलिस्ट हैं जिनका हमने फिल्म में दिखाया है। तो ये उड़ीसा के जर्नलिस्ट का कमिटमेंट था कि नंदा सर को आगे लाया जाए। अगर हम एक्टर्स की बात करें तो हमने रियल लोगों के साथ काम किया और एक्टर्स के साथ। ये फिल्म लगभग 3 साल के आसपास चलती रही। इसकी प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन साथ में, रिसर्च साइमल्टेनियसली चलती रही। ये फिल्म बनते बनते बनी। पहले छोटी फिल्म, फिर बाद में लंबी फिल्म, कोलकाता में 2 घंटा 13 मिनट की फिल्म, फिर अभी वो 90 मिनट फाइनल लॉक हो गई फिल्म। अभी हमारी जो फिल्म है नंदा मास्टर का चाटचाली, जो मेरी डेब्यूट फीचर फिल्म है और ये डॉक्यू ड्रामा है। मैंने पहले बहुत सारी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्रीज अलग अलग इश्यूज़ में बनाई हैं, हमेशा से बनाते रहा हूँ। ये नंदा मास्टर चाटचाली जो फिल्म है, अभी भी हम एक इंटरनेशनल प्रीमियर के लिए ऑफिशियल प्रोग्राम्स में स्ट्रगल कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास कोई क्यूरेटर नहीं है, ना हमारे पास बहुत बड़ा बजट है स्पेंड करने के लिए। आजकल थोड़ा सा फिल्म फेस्टिवल ज़रूर कमर्शियलाइज भी हो गया है, क्योंकि बड़े बड़े OTT आ गए हैं, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं। तो ऑब्वियसली हम भी चाह रहे हैं कि हम अपनी फिल्म जो है नेटफ्लिक्स में दिखाएं या G5 में दिखाएं या हॉटस्टार में दिखाएं, और उसको हम हिंदी में डब करके सारे इंडिया को दिखाएं और सबटाइटल में वर्ल्ड ओवर दिखाएं। ज़रूरत पड़े तो इंग्लिश में भी डब करेंगे, तो थिएट्रिकल रिलीज़ करें। क्योंकि मुझे सब ने, जिस फेस्टिवल्स में भी गया, सब ने कहा कि ये फिल्म जो है ये सबके लिए है। ये ऐसी डॉक्यूमेंट्री नहीं है कि कुछ गिने चुने क्रिटिक्स देखें, ये इसमें सब लोग अपने आप को ट्रांसेंड करके देख पाएंगे ये कहानी में। तो और ये जो हमारी टीचिंग की धरोहर है, हमारे देश की संस्कृति की धरोहर है, वो भी इस फिल्म में समाई है। तो इसलिए अगले पीढ़ी के लिए ये एक 100 साल से आदमी हमारे संस्कृति को, हमारे धरोहर को किस तरह से बचा कर रखा था, वो उनके सामने जाएगी। तो ये फिल्म हमें, मेरा एक लास्ट रिक्वेस्ट है, अभी तक इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल फिल्म फेस्टिवल में, जबकि हमारी फिल्म लिप्जिग में अप्रिशिएट की जा रही है, हमारी फिल्म कान में भी उसमें दिखाई गई, भारत पवेलियन में, और मुझे बुसान में बुलाया जा रहा है, लेकिन इंडियन फिल्म फेस्टिवल में, ऑफिशियल जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फिल्म फेस्टिवल में, चाहे वो मिफ हो जो कि 200 डॉक्यूमेंट्री दिखाई, या फिर इफ़ी हो, वहाँ अगर हमारी ये फिल्म दिखाएगी, हमारे लिए वही ऑस्कर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दूरदर्शन के प्लेटफॉर्म पर आए, आपने अपनी बात कही और अपनी फिल्म मेकिंग के बारे में हमको यहाँ पर बताया। बहुत बहुत धन्यवाद दूरदर्शन को मुझे बुलाने के लिए। फिल्में जो एंटरटेनमेंट के साथ साथ समाज में जागरूकता पैदा करने का भी काम करती हैं और ऐसी फिल्मों को सराहा भी जाता है। और हाल ही में हमें ये देखने को मिला 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में, जहां पर्यावरण और सामाजिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए गैर फीचर फिल्म का अवार्ड घड़ियाल ने हासिल किया। घड़ियाल जो मगरमच्छ की एक अनोखी प्रजाति है और चंबल नदी में किस तरह से ये प्रजाति आहिस्ता आहिस्ता करके लुप्त होती जा रही है, फिल्म में यही दिखाया गया है। इसकी आबादी लगातार घट रही है और इसकी वजह मानवीय गतिविधियां हैं। फिल्म में इनके संरक्षण को लेकर जागरूकता पैदा की गई है और यही जागरूकता राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की जूरी को बेहद पसंद आई। इसकी फिल्म मेकर आकांक्षा सूद से हमने खास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। The Chambal River, the last stronghold of a vanishing crocodilian, perilously close to extinction. Now, researchers uncover its hidden secrets. What they discover may be the key to this extraordinary reptile's survival. हमारे साथ आकांक्षा सूद हैं, जिन्हें फिल्म घड़ियाल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। सबसे पहले आपसे आपकी अनुभूति जानना चाहूँगी और साथ ही साथ आपसे जानना चाहूँगी कि किस प्रकार से आपने सोशल एंड एनवायरमेंटल वैल्यूज़ को प्रोत्साहित किया है। ये एक वाइल्ड लाइफ फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, और इसमें हमने दिखाया है कि चंबल इलाके में, चंबल जो नदी है उसमें जो घड़ियाल रह रहे हैं उनकी 21वीं सदी में दशा क्या है। और ये कहानी बताई गई है 2 वैज्ञानिकों के थ्रू, जिन्होंने जो पिछले आई थिंक 15-20 साल से घड़ियाल पे काम कर रहे हैं। So I think it's a mix of obviously human values and what's happening to the environment through the ghadial and the scientists who are working on the ghadial. And I'm
हमें तो बहुत बहुत खुशी हुई है। ये जो सीरीज़ हम बनाते हैं ऑन द ब्रिंक, ये इसका दूसरा प्रेसिडेंट अवार्ड है। जब आप लोग घड़ियाल के साथ काम कर रहे हैं या फिर वाइल्ड लाइफ कुछ तैयार कर रहे होते हैं, तो उस समय कितना मुश्किल होता है या किस प्रकार आप उनके बीच में कोलैबोरेशन बिठा पाते हैं? बहुत डिफ़िकल्ट होता है बिकॉज़ घड़ियाल हमको कई की शॉट्स चाहिए थे। जैसे जो फीमेल्स होती हैं, मादाएँ होती हैं, वो नेस्टिंग करने आती हैं, वो रात को आती हैं और हमें वहाँ पे बैठना पड़ेगा पूरा दिन ताकि आप एक लैंडस्केप का पार्ट बन जाएं। और जो लाइट्स हमने यूज़ की थी वो इंफ्रारेड कैमरा और इंफ्रारेड लाइट्स थी ताकि हम नेचुरल बिहेवियर ना डिस्टर्ब करें। डर बहुत रहता है रात को आप अंधेरे में नदी के किनारे ओपन में बैठे हुए हैं, कुछ भी हो सकता है। डिफ़िकल्ट बहुत है, बट आई थिंक 22 साल से ये काम करते आ रहे हैं तो अब थोड़ी एक्सपर्टीज़ भी हो गई है कि कैसे करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम बात करते हैं हिंदी और बंगाली सिनेमा की खूबसूरत अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की। शर्मिला टैगोर, जिन्होंने 13 साल की उम्र से ही फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख लिया था। सत्यजीत रे की अपूर्व संसार से उन्होंने शुरुआत की थी, जहां उन्होंने सत्यजीत रे की ही आगे की फिल्मों में भी काम किया और उनकी खूबसूरती और अदाकारी इन फिल्मों में देखने लायक है। वहीं हिंदी सिनेमा में उन्होंने कश्मीर की कली से शुरुआत की थी और जैसे ही कश्मीर की कली फिल्म आई तो दर्शक उनके दीवाने हो गए। क्लासिकल फिल्मों से लेकर नए ट्रेंड की फिल्मों तक उन्होंने अपनी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं। हमने शर्मिला टैगोर से उनके काम को लेकर ख़ास बातचीत की है, आइए आपको दिखाते हैं। एक लंबे समय से आप फिल्मों में हैं और अपने एक्टिंग से, अपनी अदाकारी से, अपनी खूबसूरती से आपने लोगों के दिलों पर कई दशकों तक राज किया है और आज भी कर रही हैं। कैसा महसूस होता है और कौन सी फिल्म आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? Oh, I have so many films. Anupama hai, then मौसम, then सफ़र, आराधना, और पहले रे के साथ, सत्यजीत राय के साथ उपुर संसार देवी, बंगाली में भी बहुत काम की है। और एक लेटेस्ट फिल्म जो मैंने बंगाली में की है पुरातन, वो मामी फिल्म फेस्टिवल में दे आर शोइंग। उसके बाद इट विल बी रिलीजिंग इन कोलकाता जनवरी एंड में। तो I think I've done very well and it's a lovely role and I think everybody will like it. आपने बदलते सिनेमा के साथ काम किया है और इतने बदलते दौर देखे हैं और हर दौर में आप अपने आप को फिट पाती हैं, मतलब दर्शक आपको फिट पाते हैं, तो आपको मैं सोच रही थी कि कश्मीर की कली 64 में हमने कश्मीर में शूटिंग की, हर जगह और कोई डर नहीं, आराम से शूटिंग हुई। सो एंड ब्यूटीफुल म्यूज़िक। उस वक्त से हमेशा हम कश्मीर अप्रैल महीने में और अक्टूबर, ये तो एक रूटीन। सो वी यूज्ड टू गो एवरी ईयर, ट्वाइस अ ईयर, and what a beautiful location we had and lovely. So that was a lovely time. And then of course I did some character roles also and now I've never, हमेशा मैंने बंगाली फिल्म के साथ टच में रही हूँ। So that's been wonderful also. मैम, इतने सारे जो आपने बदलते दौर देखे, बदलते सिनेमा में आज का जो सिनेमा है उसे आप कैसे देखती हैं? वेरी गुड जो OTT प्लेटफॉर्म में आ रहे हैं। और जैसे अभी हमने वो देखा क्रू और स्त्री एंड राजकुमार राव, आई एम ग्रेट फैन ऑफ राजकुमार राव एंड करीना ऑफ कोर्स इज डूइंग सो वेल। सो इट्स वंडरफुल, इट्स वेरी गुड, नाउ इज़ गुड। महिलाओं का रोल भी बदला है और महिलाएं यस, आई मीन क्रू में देखिए आप 3 औरतें एंड ऑल गुड लुकिंग, यंग एंड they're doing crazy things but wonderful, we love it, we clapped for it. Yes. Thank you. सिनेमा की दुनिया के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर हाजिर होंगे सिनेमा जगत से जुड़ी कुछ और अपडेट्स आपके सामने लेकर। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।